हेलो एवरीवन। तो आज का केमिस्ट्री में टॉपिक है अणुसंघ के गुणधर्म जो हमने पढ़े थे उसका फर्स्ट पढ़ा था हमने वाष्पताप में सापेक्ष अवनमन, दूसरा पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन, तो तीसरा है हिमांक में अवनमन। अवनमन मतलब कमी। तो हिमांक देखिए क्या है, जिस ताप पर किसी पदार्थ की द्रव तथा ठोस अवस्थाएं एक साथ साम्यावस्था में स्थित होती हैं वह ताप उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। तो ऐसा ताप जिस पर पदार्थ की द्रव और ठोस अवस्थाएं एक साथ साम्यावस्था पे हों, तो हिमांक मतलब होता है जमना, हिमांक कहलाता है। तो देखिए जब किसी हम करते क्या है, जब किसी जैसे हमने पानी है, पानी का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 पे जमता है। लेकिन जब पानी में कुछ और मिला देंगे तो वो और देर में जमेगा, माइनस पे। तो देखिए जब किसी विलय को एक विलायक में घोला जाता है तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो हम विलय को जब विलायक में मिलाएंगे तो उसके हिमांक में कमी होती है, यही अवनमन कहलाता है। हिमांक में अवनमन इक्वल टू डेल्टा टी एफ समानुपाती एम, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आएगा यहाँ पे इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहाँ पे m मोललता होती है, जहाँ के एफ इक्वल टू मोलल अवनमन स्थिरांक और m मोललता होती है। तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, फिर m क्या मान रखेंगे, w गुणा 1000 बट्टे m डैश गुणा w। तो जहाँ पे हमारा w विलेय का भार है, m डैश विलेय का अणुभार है, w विलायक का भार है। फिर m डैश निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा के एफ गुणा डब्लू गुणा 1000 बट्टे डेल्टा टी एफ गुणा डब्लू। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। नाइट्रोबेंजीन का सामान्य हिमांक है 278.82 है। नाइट्रोबेंजीन में किसी पदार्थ का 0.25 मोलल विलयन हिमांक में 2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन उत्पन्न करता है। नाइट्रोबेंजीन के लिए के एफ का मान ज्ञात करो। मोललता m बराबर 0.25 है, हिमांक में अवनमन हमें 2 डिग्री दे रखा है, डेल्टा टी एफ का मान हमें के एफ निकालना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, अभी पढ़ा है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ आपको 2 दे रखा है, के एफ गुणा एम का मान 0.25 है, तो के एफ बराबर 2 बट्टे 0.25, तो के एफ का मान आ गया 8। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि देखिए 50 ml बेंजीन में एक पदार्थ के 0.430 को मिलाने पर हिमांक 5.15 डिग्री सेल्सियस से घटकर 5.03 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। यदि बेंजीन के लिए के एफ का मान 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स हो तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। बेंजीन का घनत्व दे रखा है 0.879 ग्राम। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको बेंजीन का आयतन भी 50 ml दिया है, विलेय की मात्रा आपको स्मॉल w 0.643 ग्राम दी है, और डेल्टा टी एफ देखो हिमांक आपको 5.15 से 5.03 दे रखा है, यानी कि 5.15 माइनस 5.03, तो डेल्टा टी एफ 8.48 आ जाएगा। और के एफ आपको क्वेश्चन में दे रखा है 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स। अणुभार निकालना है तो हम अणुभार का फॉर्मूला लगाएंगे। अणुभार एम डैश बराबर होता है के एफ गुणा डब्लू गुणा 1000 बट्टे डेल्टा टी एफ गुणा कैपिटल डब्लू। उसके बाद बेंजीन का द्रव्यमान W बराबर घनत्व गुणा आयतन, तो घनत्व हमको दे रखा है 0.879 है, गुणा द्रव्यमान आयतन बेंजीन का है 50, गुणा कर देंगे तो W बराबर 50 है, W बराबर 43.95 आ जाएगा। अब हम ये मान सब इसमें रख देंगे, एम डैश वाले में सारे सभी का मान देखिए, के एफ का मान 5.12 है, स्मॉल w विलेय आपको 0.64 दिया है, 0.64 दिया है, और गुणा 1000 बटे डेल्टा टी एफ अभी हमने निकाला है 8.48 रख दिया, गुणा कैपिटल w विलायक भी हम निकाला है अभी 43.95, तो ये सारे मान रख दिए। अभी सबको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो एम डैश आ जाएगा 156.06। तो ये हमारा हो गया आंसर।
अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए, अणुसंघ गुणधर्म का चौथा टाइप है परासरण दाब। पर उसे बढ़ने से पहले हम परासरण समझेंगे। परासरण क्या होता है? एक विलयन तथा एक शुद्ध विलायक के बीच एक अर्धपारगम्य झिल्ली को रखा जाता है तो द्रव का प्रवाह शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होता है। फिर प्रवाह आएगा, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होगा जब हम विलयन और विलायक के बीच में झिल्ली रखेंगे। एक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन या एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में द्रव का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। देखिए, कुल मिला के परासरण है क्या? तनु से सांद्र की ओर को बहना या फिर विलयन से आपका तनु से सांद्र की ओर को बहना। ठीक है, तो यानी कि विलायक से विलयन की ओर को प्रवाह हमारा परासरण कहलाता है। मतलब विलायक विलयन की ओर जाएगा या फिर तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर जाएगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अंडे से। तो देखिए, हमारा एक उदाहरण है। अंडे में क्या होता है? देखो, अंडे का बाहरी जो हिस्सा होता है वो ठोस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। वो लिखा है अंडे में बाहरी आवरण के नीचे एक अर्धपारगम्य में एक झिल्ली होती है। नीचे अंडे के बाहरी कठोर आवरण को तनु HCl अम्ल में अंडे को रखकर अलग कर दिया जाता है। दोनों अंडों के बाहरी आवरण को अलग करके एक अंडे को आसुत जल में और दूसरे को एक नमक के विलयन में रख देते हैं। कुछ समय पश्चात आसुत जल वाला अंडा फूल जाता है और नमक में के विलयन में रखा अंडा सिकुड़ जाता है। यह परासरण के कारण होता है। जल में रखे अंडे में परासरण के कारण जल के प्रवेश करने से अंडा फूल जाता है। इसके विपरीत अंडे में स्थित विलयन के नमक विलयन से कम सांद्रित होने के कारण अंडे स्थित विलयन जल बाहर आ जाता है और अंडा सिकुड़ जाता है। देखिए, हमने 2 अंडे लिए, उसका बाहरी हिस्सा हमने अम्ल में डाल के अलग कर दिया। एक को हमने नमक के पानी में डाला, एक को आसुत जल के डाला। तो लिखा है आसुत जल वाला अंडा फूल जाता है। इसलिए फूलता है क्योंकि उसमें जो पानी है वो जो आसुत जल है वो अंडे के अंदर जाएगा, क्योंकि आसुत जल पतला है, तनु है, और अंडे के अंदर का लिक्विड गाढ़ा है। और नमक के पानी को हमने नमक के पानी वाले में इतना गाढ़ा लिया है कि वो अंडे के अंदर के लिक्विड के कंपैरिजन में पतला है। तो इस दूसरी कंडीशन में हमारा अंडे के अंदर का लिक्विड आपका नमक के पानी के विलयन में आएगा, तो इसलिए दूसरा अंडा सिकुड़ जाएगा। तो नमक के विलयन वाला अंडा सिकुड़ जाएगा और आसुत जल वाला अंडा फूल जाएगा। ये दोनों ही परासरण की क्रिया के कारण होते हैं। सॉरी, देखिए लिखा भी है परासरण हमारा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे परासरण दाब। तो अभी हमने जो परासरण पढ़ा था ना, तो उसी का ही है परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या है? परासरण प्रक्रिया में एक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक का विलयन की ओर प्रवाह या तनु विलयन से सांद्र विलयन में प्रवाह स्वतः होना अपरासरण कहलाता है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित दाब, बाह्य दाब को परासरण दाब कहते हैं। देखिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है वो परासरण दाब कहलाता है। यदि एक तनु विलयन का परासरण दाब पाई है तथा सांद्रण C है, परासरण दाब को पाई से दिखाएं, सांद्रण को C से दिखाएं, तथा विलयन का आयतन अगर V हो तथा ताप T हो, तो जो परासरण दाब पाई समानुपाती होता है सांद्रण C के, और परासरण दाब पाई समानुपाती होता है ताप T के। लिखा है पाई समानुपाती C, पाई समानुपाती T। 2 समीकरण बना दी। समीकरण 1 व 2 से पाई समानुपाती CT या पाई इक्वल टू RCT, जहाँ जो R है गैस स्थिरांक है, इसकी वैल्यू 0.082
होती है। और पाई इक्वल टू सी आर टी हो गया। विलेय की सांद्रता या मोलरता सी इक्वल टू एन बट्टे वी होती है, एन मोलों की संख्या होती है। इसका मान हम ऊपर रख देंगे तो पाई इक्वल टू एन बट्टे वी आर टी हो गया। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चल रहा है कि जो पाई है वो एन पे डिपेंड कर रहा है। एन मतलब मोलों की संख्या पे। पाई समानुपाती एन है, इसका मतलब आपका क्या है कि परासरण दाब मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है विलेय के। तो सूत्र पाई समानुपाती एन सूत्र से स्पष्ट है कि परासरण दाब विलयन के एक निश्चित आयतन में खुलित विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। तो विलेय की मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है। अतः परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं? जो विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। अब हम इसके लिए अणुभार की गणना करेंगे। तो परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है, पाई समानुपाती एन है। तो हम इसके लिए अणुभार की गणना करते हैं। देखिए हमारा क्या है, परासरण दाब से विलेय के अणुभार की गणना। तो विलेय के अणुभार की गणना करते हैं हम परासरण दाब से। परासरण दाब जो हमारा पाई होता है इक्वल टू एन बट्टे वी आर टी है, और मोलों की संख्या जो एन है वो स्मॉल डब्ल्यू बट्टे एम डैश होती है। स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार होता है और एम डैश विलेय का अणुभार होता है। अगर हम अब ये मान उसमें रखते हैं परासरण दाब के फॉर्मूले में, देखिए लिखा भी है डब्ल्यू बराबर विलेय का भार, एम डैश बराबर विलेय का अणुभार। तो पाई इक्वल टू जो एन है उसका मान रख देंगे हम यहाँ पे डब्ल्यू बट्टे एम डैश, डब्ल्यू बट्टे एम डैश रखेंगे, बट्टे में वी आर टी। तो पाई बराबर डब्ल्यू आर टी बट्टे एम डैश वी, एम डैश बराबर हो जाएगा डब्ल्यू आर टी बट्टे पाई वी लीटर में। यहाँ से क्रॉस में आपका एम डैश आ गया। यदि आयतन अगर सेंटीमीटर में क्यूब में है तो हम वी आयतन को 1000 से भागा देंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब हमारा एक क्वेश्चन है, उस यूरिया ब्रैकेट में अणुभार 60 है, विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब ज्ञात करो। अणुभार परासरण दाब ज्ञात करो जिसके 100 सेंटीमीटर क्यूब में यूरिया के 5 ग्राम खुले हों। तो हमको क्वेश्चन में यूरिया का अणुभार एम डैश दे रखा है 60 और ताप टी 25 दे रखा है। 25 को कैलोरी में बदलेंगे 298। विलयन का आयतन हमको 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया है और यूरिया की मात्रा डब्ल्यू हमें 5 ग्राम दी है। तो परासरण दाब पाई का फॉर्मूला लगाते हैं हम, डब्ल्यू आर टी गुणा 1000 बट्टे एम डैश वी। अब पाई का मान डब्ल्यू का मान 5 रखा और सब आर टी सबके मान रख दिए हमने। देखिए टी का मान 25 था तो उससे 298 आ गया। टी का मान एम डैश अणुभार हमको 60 दिया है, ऊपर देखिए ये ठीक है, और 100 रख दिया। आयतन हमने 100 माना है। तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पाई का मान 20.4 ATM उसका मात्रक हो गया दाब का। ठीक है, वो अगला क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक है समपरासी विलयन। तो जिन विलयनों के, तो समपरासी मतलब जिनके परासरण दाब समान होते हैं, जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। इस प्रकार के विलयनों के मध्य एक अर्धपारगम्य झिल्ली रखने पर झिल्ली से होकर जल का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता है। तो समपरासरी मतलब जिनके परासरण दाब समान है, अगर उनके बीच में झिल्ली रखेंगे तो पदार्थ कहीं से कहीं को भी नहीं आएगा। फिर माना 2 विलयन टी ताप पर स्थित हैं, माना विलयन के आयतन V1 V2 हैं तथा मोलों की संख्या N1 N2 है। यदि दोनों विलयन समपरासरी हैं तो उनके परासरण दाब समान होंगे। तो परासरण दाब समान है। तो देखिए परासरण दाब पाई V1 बराबर N1 RT, पाई V2 बराबर N2 RT। 2 समीकरणों को भाग देने के परासरण दाब समान है पाई, इससे पाई कट गया, RT से RT। तो V1 बट्टे V2 बराबर N2 बट्टे N1, ये समपरासी विलयन का फॉर्मूला हो गया। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं।
तो न्यूमेरिकल देखिए, एक 5% सुक्रोज विलियन है, अणुभार 342 है, 0.877 यूरिया विलियन के साथ समपराशरी है। यूरिया का अणुभार याद करो। अणुभार ज्ञात करना है हमको, तो हमें माना विलियन की मात्रा दे रखी है 100 ग्राम, सुक्रोज की मात्रा W1 दे रखी है आपको 5% 5 ग्राम, तो अणुभार हमको दे रखा है यूरिया सुक्रोज का 342 है M-1, और यूरिया की मात्रा W2 दे रखी है आपको 0.877। यूरिया का अणुभार M-2 आपको क्वेश्चन मार्क है, निकालना है। तो समपराशरी विलियन के लिए फॉर्मूला होता है N1/N2 बराबर V1/V2। तो V1V2 हमने यहाँ पे दोनों की मात्रा 100 ग्राम मानी है, तो N1/N2 बराबर 100/100, तो N1 बराबर N2 आ गया। फिर N1 बराबर W1/M-1 और W2/M-2। अब हमें W1 को देखिए दे रखा है 5 ग्राम, W2 है 0.877, M-1 है 342। तो ये सब मान इसमें रखते हैं, तो M-2 बराबर फॉर्मूला आ गया M1 गुणा W2/W1। तो ये सब मान को पुट कर दिए हमने, तो M-2 आ गया 59.9। तो देखिए लिख भी रखा है, हमें मान दे रखे हैं W1 5, W2 0.877, M-1 342। ये सब मान रखेंगे तो M-2 59.9 आ गया।